हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परीक्षा आधारित प्रश्न, जो कि आदिकाल से रिलेटेड है। तो इसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है। तो याद रखिए कि आदिकालीन काव्य में प्रकृति का चित्रण भी हमें दिखाई देता है, भक्ति दिखाई देती है, श्रृंगार भी दिखाई देता है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो याद रखिएगा, सरहपा को राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। उसके बाद देखिए, सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है। तो सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है, वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों के द्वारा रचित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहते हैं। याद रखिए, वज्रयान परंपरा किस चीज में होता है, बौद्ध धर्म में। ठीक है, याद रखिएगा, वज्रयान परंपरा जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बेसिकली वज्रयान परंपरा के लोग जो मतलब बेसिकली बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, उन लोगों ने अपने जो धर्म की शिक्षा दीक्षा है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जिस बेसिकली भाषा को या जिस साहित्य को अपनाया, उसे ही सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। ये चीज मैं आप लोगों को थ्योरी क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। नहीं देखा होगा आप लोगों ने तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूजीसी नेट जीआरएफ का पेपर 2 का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पर जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। फिर देखिए, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन है। तो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो कन्हपा है वो दार्शनिक कवि के रूप में विख्यात है। अब देखिए आगे लिखा है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय कौन सा है। तो याद रखिए, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के स्वरूप नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ है, जिसके महत्वपूर्ण एक बोला जाए तो मानने वाले जो थे या अनुयायी कह सकते हैं, वह गोरखनाथ थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, लिखा है नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है। तो बताइए, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है, नाथ संप्रदाय में। फिर देखिए, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना सबसे ज्यादा हुई है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि आदिकाल में बेसिकली जैन साहित्य की रचना सबसे ज्यादा हुई है। अब देखिए, लिखा है नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया। तो ये हो जाएगा अवहट्ट भाषा। फिर संधा भाषा का क्या अर्थ है। तो याद रखिए, अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा को बेसिकली संधा भाषा कहते हैं। याद रखिएगा। आगे देखिए, संधा भाषा का प्रयोग किया गया है किसके द्वारा। तो सिद्धों ने। संधा भाषा का जो प्रयोग है वह सिद्धों ने किया है। फिर है डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो किस शब्द से मानते हैं। तो ये मानते हैं रसिक शब्द से। याद रखिएगा, रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रसिक शब्द से मानते हैं। अब देखिए, रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है। तो याद रखिए, रासो शब्द का जो संबंध है वो रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा है। फिर देखिए, बीसल देव रासो में राजा बीसल देव के साथ किसके विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजमती। ऑप्शन नंबर सी, राजमती। फिर खुमान रासो में किसका वर्णन मिलता है, बताइए। पृथ्वीराज के यश का वर्णन, राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन, आल्हा उदल की वीरता का वर्णन। तो ये सब तीनों ही गलत है। मिलता है चित्तौड़ के खुमान युद्धों का वर्णन। यहाँ आप खुमान देखकर एक तरीके से बोल सकते हैं कि कॉमन सेंस लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो अर्ध प्रमाणिक है। तो याद रखिएगा कि जो परमाल रासो है और पृथ्वीराज रासो है वह क्या है, अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय क्या है। तो याद रखिए, पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथा काव्य है जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान के बेसिकली वीरता का वर्णन है, या बोल सकते हैं शौर्य पराक्रम का वर्णन है। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पद कौन सा रहा है। तो याद रखिए, उसकी ऐतिहासिकता पर संदेह किया जाता है। मतलब कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता जो है वो संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब होता है संदेहपूर्ण। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को सर्वाधिक प्रामाणिक माना है डॉक्टर श्याम सुंदर
दास ने। याद रखिएगा, अप्रामाणिक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस चीज को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए, चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? तो गारसा द तासी ऐसा मानते हैं कि चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। अब देखिए, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? तो याद रखिएगा कि छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को कहते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी जो रचना है वो अजमेर के शासक से संबंधित है। तो याद रखिए कि नरपति नाल ऐसे रचनाकार हैं। अब देखिए लिखा है, रासो काव्य एवं उनके रचनाकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित है? तो याद रखिए पृथ्वीराज रासो, ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई का है। परमाल रासो किसका है? जगनीक का है। हम्मीर रासो बेसिकली हम्मीर रासो किसका है बताइए? तो यह सारंगधर का है। किसका है हम्मीर रासो? सारंगधर ऐसे लिखते हैं, सारंगधर का है। फिर उसके बाद है नरपति नाल है जो है वो बीसल देव रासो। फिर उसके बाद देखिए खुम्माण रासो जो है वह बेसिकली दलपति विजय का है, ये सही है। और याद रखिएगा कि नरपति नाल है जो है उनकी रचना है बीसल देव रासो। तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कृतियों उनके कृतिकार के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। तो देखिए परमाल रासो का हो जाएगा जगनीक, ये तो बिल्कुल सही है। खुमान रासो का दलपति विजय, संदेश रासक का अब्दुल रहमान, जस चंद्रिका का जिंदत सूरी नहीं है बल्कि मधुकर कवि है। याद रखिएगा मधुकर कवि जो है वो जस चंद्रिका के रचनाकार है। तो बेसिकली इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और बार बार याद करेंगे तभी याद होगा, याद रखिएगा। फिर देखिए हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 24 का। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए 12 मासा सबसे पहले बिसल देव रासो में मिलता है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि बिसल देव रासो बेसिकली एक प्रेम वियोग ये सारी चीज़ों का एक रचना है जिसमें कि विरह वर्णन व्यापक रूप से किया गया है। तो उसमें 12 मासा का वर्णन है। 12 मासा आप लोगों ने बेसिकली मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में भी पढ़ा होगा। आगे हम वैसे पद्मावत पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए, प्राकृत पेंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है? तो याद रखिएगा हम्मीर रासो, जिसके रचनाकार कौन है? फिर से याद करा देती हूँ, सारंगधर है। जब भी आपको कोई रचना मिलता है तो उनके रचनाकार का नाम एक बार आप गूगल में सर्च कर लेंगे, या फिर मान लीजिए कोई रचनाकार आपको अलग से दिखाई देते हैं तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वह भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। आजकल तो आपका काम बहुत ईजी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप बहुत सी रचनाओं और रचनाकारों से रिलेट कर पाएंगे। आप पेपर में जब भी उनका नाम आएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो कुछ नया है, और जब रिलेट कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं पेपर सॉल्व करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। आगे देखिए, राठौड़ा रीख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? तो राठौड़ा रीख्यात में बेसिकली जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का वर्णन हुआ है। फिर है कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किसमें किया गया है? तो याद रखिएगा भट्ट केदार के द्वारा रचित जयचंद प्रकाश में कन्नौज के राजा जयचंद का वर्णन है। हालांकि इसको आप एलिमिनेट करके आंसर इजीली ला सकते थे। फिर देखिए आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो याद रखिए अमीर खुसरो। और मैंने आप लोगों को बताया है कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके थे। रासो को पूर्ण करने का कार्य उनके पुत्र ने किया था। उनके पुत्र का क्या नाम था जिसने कि पूरा किया था पृथ्वीराज रासो को? वैसे तो उनके और भी पुत्र थे, लेकिन जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया वह थे जलहड़। फिर है पृथ्वीराज रासो में कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया है? तो आलंबन एवं अनुभाव का वर्णन किया है। फिर पृथ्वीराज रासो का प्राधान्य विषय कौन सा है? तो याद रखिए वीर रस की प्रधानता है, क्योंकि यह बेसिकली एक तरह से बोला जाए तो वीर गाथा है। ऑब्वियस सी बात है, वीर गाथा है तो उसमें क्या होगा? वीर रस प्रधान होगा। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समयों या सर्गों का समावेश किया गया है? तो ये हो जाएगा 69 समय। कितना हो जाएगा ये? 69 समय।
फिर उसके बाद देखिए रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? तो याद रखिए रेवा तट जो है वो पृथ्वीराज रासो का बहुत इंपॉर्टेंट सर्ग है, तो आप लोगों को ये याद कर लेना चाहिए कि रेवा तट जो है वो सर्ग में 27वें स्थान पर आता है। ठीक है, फिर देखिए पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय ने किस नगरी को जीत कर आए थे? तो देवगिरी को जीत कर आए थे। मैंने कथा वस्तु पढ़ाया है पृथ्वीराज रासो का, अगर नहीं देखा होगा आप लोगों ने तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो लोग पूरा क्लास करके आए हैं थ्योरी पार्ट वाला, उन लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं और मुझे पता है कि वो उन लोगों से सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। देखिए लिखा है सेनापति चामुंड राय ने पृथ्वीराज को कहाँ चलने के लिए प्रेरित किया है? तो याद रखिए रेवा तट के समीप वन की आखेट करने के लिए प्रेरित किया है। अब देखिए रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो याद रखिएगा चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के अनन्य सखा थे, सही है। चामुंड राय पृथ्वीराज के चाचा नहीं थे, सेनापति थे। मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया भी है, सेनापति थे। ठीक है, फिर है तातार मारूफ खान गोरी का प्रधान सेनापति था, बिल्कुल सही। चंदपुंडीर चंदपुंडीर जो था वो लाहौर का शासक था, ये भी सही है। तो सही नहीं है कह रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चामुंड राय। अगला देखिए रेवा तट पर किस प्रकार के जीव बहुतायत में पाए जाते थे? तो ऐरावत हाथी के समान बड़े दांत वाले हाथी जो है वो बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। अब देखिए लोहिताक्ष सरोवर पर क्रीड़ा करने वाले हाथियों को श्राप किसने दिया था? तो दीर्घतपा ऋषि ने दिया था। पालकाव्य ऋषि और हाथियों में परस्पर प्रीति का क्या कारण था? तो पालकाव्य ऋषि भी एक हाथी थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाथियों के दुर्बल होने के पीछे मुख्य कारण क्या था? मैंने थ्योरी में पढ़ाया है कि पालकाव्य ऋषि के विरह में हाथी जो है वो कृशकाय होते चले गए थे। माफी चाहूंगी, आगे चलते हैं। देखिए लिखा है पृथ्वीराज चौहान को रेवा तट पर आखेट करते समय चंदपुंडीर का पत्र मिला था। उस पत्र का जो वर्ण विषय है वह क्या था? तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि शहाबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना जो है वो तैयार की है। फिर देखिए तातार मारूफ खां पृथ्वीराज रासो के अनुसार संभवतः कौन था? तो ये शहाबुद्दीन गोरी का प्रधान सेनापति था। जैसे पृथ्वीराज का जो सेनापति है वो कौन था? चंदपुंडीर। अब देखिए शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 4 दिन तक युद्ध चला। अंत में क्या परिणाम हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान के एक योद्धा गुज्जर ने गोरी को पकड़ लिया। फिर है खालिकबारी, दो सखूने और तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। फिर देखिए खुसरो ने अनेक पहेलियां, मुकरिया, निस्बत, सूखने आदि लिखे हैं। खुसरो की पहेलियां कौन से 2 रूपों में मिलती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरलापिका और बाहिरलापिका। मैंने दोनों आप लोगों को पढ़ाया है। अंतरलापिका में बेसिकली क्या होता है कि उस पहेली के भीतर ही उसका अर्थ जो है वो निहित होता है, लेकिन जो बाहिरलापिका होती है वह बेसिकली उसकी विषय वस्तु से जो उसका अर्थ होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब बोला जाए तो इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा डबल मीनिंग में लिखा हुआ रहता है और उसके बाहर इसका अर्थ निकालना पड़ता है। अब देखिए अमीर खुसरो की पहेलियों में कौतूहलता और वैचित्र्यता मिलती है। खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी मुकरियों पहेलियों में चमत्कार पैदा किया है? तो याद रखिए अपयंती अलंकार में। फिर उसके बाद है अमीर खुसरो हिंदी के श्रेष्ठतम साहित्यकार थे। खुसरो ने हिंदी साहित्य के किस भाषा की नींव रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया? तो हिंदी खड़ी बोली। आप लोगों को बता दूं कि जो अमीर खुसरो थे वो हिंदी खड़ी बोली को या हिंदी को बेसिकली क्या कहते थे? हिंदवी कहते थे। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है यानी असत्य है? तो अमीर खुसरो ने ही हिंदी खड़ी बोली की नींव रखी है, ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ। अमीर खुसरो रीतिकाल के महान कवि थे, गलत। आदिकाल के थे, ये गलत है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, लेकिन 2 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है अमीर खुसरो आबी फारसी, बेसिकली ये अरबी होना चाहिए, अरबी फारसी हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। अमीर खुसरो को सर्वाधिक ख्याति पहेलियां, मुकरियां और फुटकर गीत लिखकर मिली है। आगे देखिए मनोविनोद अमीर खुसरो की अद्वितीयता विशिष्ट थी या अद्वितीय विशिष्टता थी। इसके लिए उन्होंने पहेलियों की रचना की है। पहेलियों से साम्य रखती उनकी अन्य रचनाएं हैं। तो मुकरियां हैं, निस्बतें हैं, 2 या 3 सूखने हैं। आगे देखिए विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? ये हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रधानता है।
उसके पश्चात देखिए विद्यापति की पदावली में भक्ति और श्रृंगार दोनों रस हैं। अब देखिए निम्न में से कौन सी रचनाएं विद्यापति की नहीं है, तो याद रखिए बरवे रसायन और गीतावली जो है वो विद्यापति की नहीं है। बाकी की जो सारी रचनाएं हैं वो विद्यापति की है, जैसे हो गया कीर्तिलता, कीर्ति पताका, उसके पश्चात है वन्य कृत्य, फिर है पुरुष परीक्षा, गया पत्तलक, शैव सर्वस्व व शार। ये जो है बेसिकली ये किसका हो जाएगा, ये है विद्यापति की रचनाएं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला देखिए विद्यापति विभिन्न भाषाओं के जानकार थे, उन्हें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति ने अपनी रचना पदावली किन भाषाओं में लिखी थी, यह थी ब्रजबूली और मैथिली। विद्यापति के वर्ण्य विषय से संबंधित कौन सा जो कथन है वो असत्य है, तो याद रखिएगा कि विद्यापति जो है वो सूरदास जी की तरह राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक रूप से नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आध्यात्मिक रूप से वर्णन नहीं किया है। बेसिकली इनकी जो रचनाएं हैं उसमें राधा कृष्ण के प्रेम में एक तरीके से कामुकता दिखाई देती है, और बाकी के स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है, ये चीज सही नहीं है। बाकी देख लीजिए क्या लिखा है, विद्यापति ने आलम्बन की मुद्राओं, चेष्टाओं, क्रियाओं आदि का वर्णन किया है, सही बात है। नायिकाओं के रूप सौंदर्य, नक्षिक सौंदर्य आदि के माध्यम से विद्यापति ने विषय को उद्दीपन बना दिया है। उसके पश्चात विद्यापति के सद्य स्नाता प्रसंग में श्रृंगार रस की अनूठी उद्भावना है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो इसमें असत्य पूछा है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए आदिकालीन किस रचना में तिरहुत के शासक की प्रशंसा का वर्णन है, तो ये हो जाएगा कीर्तिलता। आप लोगों को पता होना चाहिए कीर्तिलता जो है वह विद्यापति की रचना है। देखिए लिखा है निम्नलिखित कृतियों एवं उनके कृतिकारों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो याद रखिए इसमें से असत्य कथन कौन सा है बताइए। सबसे पहले कुमार चरियू का विजय सेन सूरी सही है। गाथा सप्तसती का है हाल कवि। पदावली का है विद्यापति। उपदेश रसायन रास का है मधुकर कवि। तो ये बात गलत हो जाता है क्योंकि याद रखिए उपदेश रसायन रास का मधुकर कवि नहीं है, इनकी बल्कि रचनाएं हैं मधुकर कवि की जिनीदत्त सूरी। याद रखिएगा मधुकर कवि की क्या रचना है, जिनीदत्त सूरी। आगे देखिए आदिकालीन गद्य रचना इसमें से कौन सी नहीं है, तो याद रखिए सारे ही जो है वो आदिकालीन गद्य रचना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है राउलवेल। कौन सा माना जाता है, राउलवेल। अब देखिए वर्ण रत्नाकर, माफी चाहूंगी, वर्ण रत्नाकर जो है वो मैथिली हिंदी में रचित एक तरह से गद्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए ढोला मारूरा दूहा का वर्ण विषय क्या है, तो याद रखिए ढोला मारूरा दूहा में बेसिकली प्रेम वर्णन किया गया है, मतलब बेसिकली एक तरह से बोला जाए तो ये लव स्टोरी वाली जो है वो रचना है, जिसमें जो नायक और नायिका है वो ढोला और मारू हैं। आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में कौन सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ढोला मारूरा दूहा जो है वो इसके जो रचनाकार है ये कौन है, कुशल राय हैं। क्या नाम है, ढोला मारूरा दूहा जो है वो बहुत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। तो उनके आप लोगों को रचनाकार का नाम याद होना ही चाहिए, ठीक है, और कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है। फिर देखिए पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य का बोध होने लगा। यह किसका कथन है, तो याद रखिएगा यह जो है वो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब देखिए आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद जो कि जयदेव की रचना है के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली विद्यापति की रचना है उसके पदों में भी। तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। बेसिकली विद्यापति के पदों को इन्होंने यह कहते हुए क्रिटिसाइज किया था, एक आलोचना दी थी, और ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है। फिर देखिए जह मन पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश, तही वट चित्त विषाम करूं, सरसे कहिय उवेश। ये भी बहुत ज्यादा फेमस पंक्ति है, सरहपा की पंक्ति है ये। आगे देखिए लिखा है शैशव जौवन दुहि मिली गेल, सचनक पथ दुहु लोचल लेल, वचनक चातुरी लहु लहु ह्रास, धरनीय चांद कएल परगास।
उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? तो इसका बेसिकली बोला जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यापति। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।